बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। हम लोग चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे, तो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के अंदर कहता है कि डिफाइन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड व्हाट आर देयर ऐसे यूनिट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दोनों के इनके बारे में भी डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो बेटा स्ट्रेस क्या चीज़ है। कह रहा है द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। और मैथमेटिकली जो स्ट्रेस है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट्स जो है बेटे वो क्या है, वही यूनिट्स हैं जो आपके क्या होते हैं, प्रेशर के हैं। पास्कल है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसका क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है, ये भी इसका क्या है, यूनिट है आपका स्ट्रेस का। इसके बाद बेटा स्ट्रेन है, कहते हैं डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ बॉडी व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी शक्ल में भी तब्दीली आएगी। तो उसी जो तब्दीली है उसकी चेंज, जिसमें लेंथ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है या शेप चेंज हो सकती है, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसका कहता है कि कोई किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखे, डेल्टा एल ओवर एल, ऊपर भी लेंथ है बेटा, नीचे भी लेंथ है, तो यूनिट कैंसिल हो गया, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट है बेटे टेंसाइल वगैरह, डिफरेंट टाइप्स जो है इसकी। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कि जब आपकी स्ट्रेस अप्लाई करो और वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंजेस करते हैं, डेट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ ऑन अप्लाइंग द स्ट्रेस, जब हमने स्ट्रेस अप्लाई की तो जो लेंथ में जो चेंज आ रही है फ्रैक्शनल, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव या वॉल्यूमेटिक स्ट्रेस जो है वो है जिसमें क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम जो है, हम किस पे असर कर रहे हो, स्ट्रेस जो है वो उसके वॉल्यूम को चेंज कर रही हो, डेट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। इसी तरह जो वॉल्यूम में जब तब्दीली आ रही होती है, डेट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस क्या चीज़ है, द स्ट्रेस टेंडिंग टू प्रोड्यूस एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब या फिर बच्चे चेंज इन द शेप की, सिर्फ शेप चेंज करती है, ना तो वॉल्यूम चेंज करती है, ना साइज, ना लेंथ, कुछ भी चेंज नहीं करती, सिर्फ उसकी शेप चेंज करती है, डेट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। और जो शेप में चेंज आता है, जो डिफॉर्मेशन आती है, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे, शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शो दैट द यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर द सेम, आल्सो डिस्कस इट्स थ्री काइंड्स। सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या, इट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और कहता है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी एक मटेरियल के लिए जो इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो तब्दील नहीं होती। मींस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, वो चेंज नहीं होती। तो ये बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की इक्वेशन दे दी। तो इसके जो ऐसे यूनिट्स हैं वो क्या है, अगर आप गौर करें यूनिट्स को, हमने ये भी देखना है ना कि जिस तरह के स्ट्रेस हैं वही यूनिट है इसके। तो बेटे देखो, स्ट्रेस का यूनिट तो ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर आ गया। स्ट्रेन का कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एम है उसका वही यूनिट होगा जो कि स्ट्रेस का यूनिट है, ठीक है। अब इसकी जो थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं, यंग्स मॉडुलस, इसमें ये जो टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है कि द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। और जो बेटे टेंसाइल बल्क या कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर कंप्रेसिव स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या बल्क मॉडुलस हो जाता है हमारा। और बेटा शेयर मॉडुलस क्या है, शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन जो है बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस। ये इसकी तीन टाइप्स हैं मॉडुलस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएं एंड डिफाइन करें कि इसको इलास्टिक लिमिट को, यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्राफ इसका देख लिया, ठीक है, आपने किया भी हुआ चैप्टर के अंदर कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, ठीक है। अब इसमें इलास्टिक लिमिट क्या है, डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि वो हद है, जैसे ये आपकी बी जो पॉइंट है कि भाई उसकी मुकम्मल हालत तब्दील किए बगैर मैक्सिमम जितनी स्ट्रेस या फोर्स वो बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इसके बाद यील्ड पॉइंट क्या है, द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल स्टार्ट्स टू बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। और ये पॉइंट बी से आगे जो आपका, ठीक है, पॉइंट बी, इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। और इलास्टिक लिमिट भी है कि भाई ये परमानेंटली डिफॉर्मेशन जो है वो ए तक इलास्टिक लिमिट होगी, बी आपका क्या है, यील्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। वैसे ओ से लेकर बी तक जो है वो तकरीबन इलास्टिक लिमिट आपकी काउंट होती है, ठीक है। लेकिन बी जो है वो आपका यील्ड पॉइंट है कि इससे आगे आपने हल्की सी भी फोर्स अगर अप्लाई की तो उसकी क्या शक्ल परमानेंटली चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन विदस्टैंड। और जो आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है पॉइंट सी के, इसके बाद क्या होगा, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है, इससे आगे वो बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे चलते चलते ऐसा डी पे पहुँच के वो टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। दूसरी चीज़ कहता है कि ये बताया फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ है, वहाँ से हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं।
स्ट्रेन एनर्जी को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन स्ट्रेन एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो ये कहता है कि जब हमने स्ट्रेस अप्लाई की तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात उसके एटम्स पे भी पड़ेगा, स्ट्रेस करेगा, तो उसकी अपनी पोजीशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जब उन्होंने अपनी मेन पोजीशन से इक्विलिब्रियम की हालत से हट गए हैं, तो जो वर्क हमने स्ट्रेस अप्लाई की थी या वर्क उस पर किया था, वो क्या हो जाएगा, वो उसमें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो कहता है कि इसको ग्राफ, अब देखें आप, इससे ग्राफ से कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया हुआ बेटे, लेंथ ली हुई है, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमने फोर्स लिया हुआ है। तो इस ग्राफ से हम लोगों ने अगर एरिया फाइंड करना है तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, ठीक है, ए ओ और ये बी पॉइंट जो है, इसके अंदर जो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा यही कहता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसकी क्या है, ओ ए, ओ से लेकर ए तक का फासला इस ट्राइंगल की बेस है, और ए से लेकर बी तक की इसकी हाइट है। उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें भी पता है कि बेटा जो 0 से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, उसको हमने लेंथ 1 कहा हुआ है, ठीक है, और बेटे ए से लेकर बी तक उसको हमने F1 कहा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी। अब इसको हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये इलास्टिसिटी, ये एनर्जी नहीं है बच्चे, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या कहता है कि इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है F1 की। तो हमें जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमें बेसिकली फोर्स 1 प्रोवाइड कर देता है। क्या क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हमें यहाँ से फोर्स 1 आ गया, तो उसी फोर्स को हमने क्या किया, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। तो बच्चे हमारे पास जो है स्ट्रेन एनर्जी की फाइनल फॉर्म जो है वो क्या आ जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया उसका, उस लेंथ का जो है स्केयर, और बेटा उसकी जो कैपिटल एल मीन्स के ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी, क्या है, ओरिजिनल उस मटेरियल की जो लेंथ है, डेट इज कॉल्ड कैपिटल एल। और ये L1 जो है ये चेंज इन लेंथ है, कि जितनी उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहते हैं डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले तो बेटा एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। तो कहता है कि जब नंबर ऑफ एटम्स ब्रॉट टुगेदर, जब बहुत सारे हम एटम्स को क्रिस्टल के अंदर इकट्ठा मिलकर बनाते हैं, तो उन सब की जो आप सब शेल्स और शेल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारे सब लेवल्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, उनको हम फिर एनर्जी बैंड कह देते हैं। तो कंडक्टर 3 किस्म के डिफरेंट बैंड्स हैं, एक कंडक्शन बैंड है, फिर बेटे आपका फॉरबिडन गैप है, और फिर आपका वैलेंस बैंड है या एनर्जी गैप है, फिर उसके बाद वैलेंस बैंड है। तो कहता है कि जो कंडक्टर्स हैं उसमें क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है या फिर एम्प्टी होता है, और आपके दोनों बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, ये एक दूसरे के अंदर क्या हुए होते हैं, ओवरलैप किया होता है। तो इजीली अगर हल्की सी भी एनर्जी मिलती है आपके जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि जो है कनेक्टिविटी हो सके। इसके बाद इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, और वैलेंस बैंड आपका जो कंडक्शन बैंड आपका वो एम्प्टी होता है, और वैलेंस बैंड आपका कंप्लीटली फील्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होते कंडक्शन के लिए, तो आप इनको इंसुलेटर्स बोल देते हो। इसके बाद बेटा सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका एनर्जी गैप रूम टेम्परेचर पे इनका एनर्जी गैप जो है वो बड़ा मॉडरेट सा होता है, दरमियाना सा होता है। तो और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में फासला बड़ा कम होता है, और आपका जो बेटा कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फील्ड होता है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, और नैरो फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से इनको अगर हल्की सी भी कोई एनर्जी ज़्यादा मिल जाए तो ये इजीली कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इसके बाद कहता है कि भाई 7 पे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, इलस्ट्रेटेड बाय स्कीमेटिक डायग्राम। तो कहता है कि स्कीमेटिक डायग्राम से सबसे पहले तो इंट्रिंसिक, कि जो प्योर फॉर्म के अंदर हमें कुदरती तौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे मिलते हैं, ये क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो जो हम खुद डोपिंग करके या इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके किसी दूसरे मटेरियल को मिक्स करके बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है। तो उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के आगे 2 टाइप्स हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो सबसे पहले हम पी टाइप देखते हैं। कहता है कि और एल्यूमिनियम के साथ हमने इसको देखना है। तो कहता है दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सेमीकंडक्टर विद एटम्स ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज सच एज एल्यूमिनियम। तो हम कहते हैं कि भाई क्या किया, सिलिकॉन के अंदर हम जब एल्यूमिनियम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पी टाइप मटेरियल, वजह के बेटा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, तो उसमें जब पूरा बाकी और सिलिकॉन का आपको पता है कि 4 बॉन्ड बना सकता है, तो बाकी तो उसने कंप्लीट कर लिए, लेकिन चौथे
के साथ जब ये बॉन्ड बनाना जाएगा तो सिलिकॉन तो इसको डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास तो 3 है सिर्फ, वो तो यूटिलाइज हो गए। तो इससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, उसको, और इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम होल बोल देते हैं, ठीक। इसके बाद बेटे आपका क्या है, एन टाइप है। एन टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सिलिकॉन के अंदर ही। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या करेगी कि अपने 5 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के साथ तो बॉन्ड बना लेगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर उसमें रहेगा, और वो क्या होगा, एन टाइप में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और पी टाइप के अंदर फ्री जो होल्स हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट है उसके अंदर बच्चे क्या कहता है कि भाई जो कंडक्शन है होल्स वो कैसे होती है। तो हमें भी पता है होल्स क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम प्योर मटेरियल के अंदर बैटरी वगैरह को अप्लाई करें, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिरा पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ को जाएंगे, वो पॉजिटिव की तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं, और होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ को। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड असल में होती किस तरफ का, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे, और होल जो है वो विद द फील्ड मूव करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द होल करंट ऐड अप टुगेदर टू गिव द करंट थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये दोनों करंट्स जो दोनों का मोशन है वो ऐड हो जाता है और हमें कंबाइंड कंडक्टिविटी और करंट की वैल्यू देता है। उसके बाद कहता है सुपर कंडक्टर्स पे नोट लिखें क्या चीज़ है। तो कहता है मटेरियल जो है उनकी जो रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं उससे नीचे अगर हो तो उनकी क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और एंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टिविटी कम्स क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और कहता है कि भाई any superconductor having critical temperature above 77 Kelvin the boiling point of liquid nitrogen। ये तो 77 केल्विन जो ये असल में बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड नाइट्रोजन का। तो इनको कहता है कि एज अ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स उनको बोला जाता है। सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज्ड इन मैग्नेटिक, और इनके यूजेज जो हैं वो क्या है कि एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन जो ट्रेन्स की है उसके अंदर, उसके बाद जो है हमारे पास फास्ट कंप्यूटर चिप्स हैं उनके अंदर भी क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए सुपर कंडक्टर्स को। इसके बाद कहता है व्हाट इज मेंट बाय पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, गिव सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि भाई अगर हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, और जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उनका क्या इन सच ए वे दैट देयर फाइल सपोर्ट ईच अदर। तो अगर तो क्या करें कि इनकी डायरेक्शन सेम हो, मतलब कि स्पिन भी एंटी क्लॉकवाइज हो, ऑर्बिटल भी एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और हर छोटा एटम जो है एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। तो कहते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, जैसे कि मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है, पैलेटिनियम है, प्लेटिनियम है, ठीक है, ये क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसके बाद डायमैग्नेटिक कहते हैं ऐसे कि जिसमें एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ये लोग, ठीक है। द सब्सटेंस इन विच ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। मतलब कि अगर बच्चे स्पिन कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, और ऑर्बिटल है तो वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी वगैरह, ये सारे कुछ जो है। इसके बाद कहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो मटेरियल्स हैं जिनमें क्या करते हैं कि जो एटम्स हैं, क्या हो रहा है जिसमें एटम्स के आपस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब एटॉमिक लेवल पे या इलेक्ट्रॉन के लेवल की बात नहीं करता, इसमें तो क्या कहते हैं होते पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन क्या एटम्स जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इनमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और क्रोमियम वगैरह, ये क्या है हमारे पास हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके बाद कहता है जो लास्ट क्वेश्चन आपका वो कहता है कि भाई व्हाट इज मेंट बाय हिस्टैरिसीस लॉस एंड हाउ इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में कैसे इस्तेमाल होती है। तो कहता है द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज मेजर ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस। आपने हिस्टैरिसीस लूप देखा था, तो बेटा उसमें जो एरिया है कहता है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जितना एरिया कम होता था उसका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कि वो जो कम एरिया था वो बड़ी जल्दी मैग्नेटाइज और बड़ी जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता था। दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब वो ज़्यादा देर ला रहा है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन होने में, तो उसमें कोई एनर्जी ज़ाया हो रही है, और वो किस शक्ल में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, विच इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। और इस लॉस ऑफ एनर्जी को कि जो ज़्यादा देर ले रहा है वो उसमें क्या एनर्जी लॉस हो रहा है, इस वजह से देर ले रहा है, तो वो उस एनर्जी लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोल देते हैं। द मटेरियल्स फॉर विच हिस्टैरिसीस लॉस इज स्मॉल आर यूज्ड टू फॉर्म अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो कोर होती है ट्रांसफार्मर में उसमें हमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की जरूरत होती है, इसलिए फिर हिस्टैरिसीस लॉस जिसका कम से कम होगा हम वो यूज़ करेंगे, और वो कौन से हैं, वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इस वजह से हम लोग उन्हीं को
एज ए कोर के तौर पर ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो था बच्चे आपका आज का लेक्चर। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।